बांझ एक रुला देने वाली कहानी। 14 साल की उम्र में जब खेलने कूदने की उम्र होती है तब रिश्ता हो गया। उस समय सभी की लड़कियों की शादी 12-13 वर्ष में ब्याह दी जाती थी। शादी का मतलब भी पता नहीं होता था। बस ये सोचकर खुश होते थे कि नए नए कपड़े मिलेंगे। माँ थी नहीं तो पिताजी ने बस जो थोड़ा सा घर का काम काज सिखाया था वही आता था। शादी का दिन आया और बस सारे रस्मों के साथ विदाई का वक्त भी आ गया। रोते रोते डोली में बैठकर ससुराल पहुंच गई। इतनी आलीशान हवेली देखकर मन ही मन बहुत खुशी हुई थी। तभी सासू माँ की आवाज़ आई, अरे जल्दी से कलश लाओ, बहू आ गई। और मैंने घूंघट की आड़ से अपनी सासू माँ को देखा। आंखों से बहुत सख्त मिजाज की लग रही थी। सच मानो तो थोड़ा सा डर गई थी उन्हें देखकर। सारी रस्में खत्म होते होते रात भी हो गई। बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। सुबह सुबह नौकरानी ने आकर जगाया कि चलो रसोई में रसम करनी है। तैयार होकर रसोई में गई और खीर बनाई। सब ने तारीफ की, पर सासू माँ ने कमी निकालने के साथ साथ हिदायत भी दी थी कि अब बचपन छोड़कर कामकाज सीख लो। 15 दिन बाद मेरे पति को भी हॉस्टल जाना था क्योंकि वह तब बीए कर रहे थे। खैर अमर भी हॉस्टल चले गए थे और मैं अकेली रह गई थी अपनी सासू माँ और ससुर के साथ। बीच बीच में अमर चिट्ठी लिखते थे पर मैं पहले सासू माँ पढ़ती थी, बाद में मेरे पास आती थी। उम्र कम होने की वजह से इतना फर्क नहीं पड़ता था। मेरे अकेलेपन का साथी था आम का पेड़। हाँ, वही आम का पेड़ जो हवेली के पीछे के आंगन में लगा हुआ था। उस आम के पेड़ के नीचे एक कच्ची मिट्टी का कमरा भी बना हुआ था। वह पेड़ फल नहीं देता था, इसलिए सारे हवेली वाले उस पेड़ को बांझ कहते थे। पर मुझे ना जाने के उस पेड़ से बहुत प्यार था। जब काम से मुझे फुर्सत मिलती तो मेरा एक वही पेड़ था साथी। उसे देखते ही सारी थकान भूल जाती थी। 2 साल पूरे हो चुके थे। अब मेरे पति घर आ रहे थे और उनकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। सासू माँ सुबह से ही तैयारी में लगी हुई थी, खुद ही रसोई में सारा जायजा ले रही थी। अब मैं भी बहुत खुश थी कि मुझे अकेला नहीं रहना पड़ेगा। 16 श्रृंगार के साथ मैं अपने आप को पूर्ण स्त्री की तरह महसूस कर रही थी। आज मांग का सिंदूर कुछ अलग ही लालिमा लिए हुए था। शायद वह लालिमा मेरे चेहरे पर भी दिख रही थी। तभी तो मेरी सासू माँ ने मुझे कहा कि अपनी नज़र उतार वाले अमर आ गए हैं। हवेली की हलचल से पता चल गया था। मुझे खाने पीने से निवृत्त होकर सब आराम करने चले गए। अमर भी कमरे में आ गए थे और मैं बस शर्म से लाल हुई जा रही थी। तभी अमर ने मुझे तोहफा दिया, एक सिंदूर सा लाल साड़ी पर। मेरे लिए तो अमर का वापस आना ही सबसे बड़ा तोहफा था। हमने ढेर सारी बातें की जिसमें कुछ कहते थे, कुछ प्यार था। समय बीतता गया और 2 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अमर और मैं एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक दिन अचानक पता चला कि मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। अमर मुझे लेकर तुरंत रवाना हो गए। पिताजी मुझे देखकर बहुत खुश हुए, जैसे मेरे लिए ही अपनी सांसों को रोका हुआ हो। फिर मुझे अमर के हवाले करके वह इस दुनिया से चले गए, आंखों में से जैसे अपने पिताजी को विदा किया। अब मेरे सब कुछ अमर और उसका परिवार ही था। समय गुजरा और लॉ की पढ़ाई भी पूरी कर ली और अब वह सरकारी वकील कहलाने लगे थे। पर भगवान ने मुझे अभी संतान सुख नहीं दिया था। अभी तो सासू माँ दबी जुबान में बोलती थी, पर धीरे धीरे उन्होंने अपना रुखपन कर लिया। अमर बहुत व्यस्त रहते थे अपने काम में, तो वह मेरे पीछे सारा दिन पड़ी रहती थी। धीरे धीरे सारे गांव में ये बात फैल गई कि हवेली की बहू बांझ है। तीर की तरह चुभता था ये शब्द, पर क्या करे, कुछ कह नहीं पाती थी। सिर्फ आंसू से अपना दिल हल्का करती थी। अमर मुझे दिलासा देते थे, पर लोगों का व्यवहार अंदर ही अंदर मुझे खोखला कर रहा था। अभी मेरी उम्र ही क्या थी, सिर्फ 19 साल, और लोगों ने मुझे बांझ बना दिया। बचपन से ही शरीर से दुबली पतली थी मैं। फिर माँ के मरने के बाद
ठीक से पालन पोषण भी नहीं हो पाया था। एक दिन अमर जब दोपहर के खाने पर घर आए तो सासू माँ ने अपना फरमान सुना दिया कि हम अमर की दूसरी शादी करेंगे। हे भगवान, इतना बड़ा धोखा अमर कैसे दे सकते हैं मुझे? ऐसा नहीं हो सकता। बत्ती बुझा दो, मुझे सोना है। अमर, कुछ बात करनी है आपसे, मैं थक गया हूँ। सीमा, मुझे सोने दो। अमर, क्या आप दूसरी शादी करेंगे? सीमा, मैंने कहा ना, मुझे सोने दो, मैं थक गया हूँ। मैं तुम सब लोगों की चिक चिक सुनते सुनते, उधर माँ है और इधर तुम, मैं परेशान हो गया हूँ। मन करता है कि आत्महत्या कर लूं। नहीं अमर, ऐसा मत कहिए, सीमा ने अमर के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। आपके अलावा अब कौन है मेरा? सीमा करवट लेकर सारी रात आंसू बहाती रही और जब सुबह उठी तो एक टूटी हुई औरत बनकर, जो मजबूर होकर हर चीज से समझौता कर लेती है। सारी रात यही सोचती रही कि शायद अमन ने भी मौन स्वीकृति दे दी है दूसरी शादी के लिए, पर उसे ये कहाँ मालूम था कि उसकी माँ किस हद तक उसे मजबूर किया है दूसरी शादी के लिए। 1 महीने के ही अंदर दूसरी शादी माला से हो गई। माला अमर की माँ की दूर के रिश्तेदार की बेटी है। सीमा, अपना सामान पीछे वाले कमरे में रख ले, आज से माला इस कमरे में रहेगी अमर के साथ। सासू माँ ने हाथ को नचाते हुए कहा। कैसे छोड़ दूं? ये कमरा नहीं, ये कमरा मेरा है, जिसे जहाँ जाना है जाए। फिर ख्याल आया कि जो शादी करके इस घर में लाया था, जब वही मेरा नहीं है तो ये कमरा मेरा कैसे हो सकता है? ऐसा सोचते हुए आंखों में आंसू का सैलाब उमड़ पड़ा। सिंदूर की डिब्बी और कुछ कपड़े लेकर कच्ची मिट्टी के कमरे की तरफ बढ़ गई। सामान एक कोने में रखकर खिड़की पर बैठ गई और आम के पेड़ को देखते हुए उसे निहारने लगी। इसे कुछ कम होगा, किस्मत कहूँ या कुछ और, कि आज मेरी हालत भी इस पेड़ की तरह हो गई है, अकेला जैसे ये अभी तक अपने अस्तित्व को बचाने में सफल रहा है। क्या मैं इसी तरह अडिग और मजबूत रह सकूंगी या फिर किसी कमजोर लता की तरह मुरझा जाऊंगी और अपना अस्तित्व खो दूंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं मजबूत रहूंगी। जब ये बेजुबान सब से लड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं? अपने विचार श्रृंखला से बाहर आते ही मैंने अपने मन को संभाला और हर स्थिति से लड़ने के लिए तैयार किया। दिन गुजर गए और मैंने घर के कामों में अपने आप को व्यस्त कर लिया। अपनी कोठरी के आसपास के पेड़ लगाए और बाकी बचे हुए समय में उन पेड़ों को देखभाल करने लगी। साथ ही उस समय उस आम के पेड़ की खास देखभाल करती थी। माला एक सुलझी हुई लड़की है। वह जब भी मुझसे बात करने के लिए आती तो मेरी सासू माँ उसे बहाने से बुला लेती। अमर पहले से ज़्यादा व्यस्त रहने लगे थे। मुझसे बात तो करते थे, पर एक पछतावा उनकी आंखों में हमेशा दिखता था। शायद मेरी हालत देखकर उन्हें बुरा लगता था। उन्हें पर माँ के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। माला के दिन बहुत खुशी से गुजर रहे थे और मेरे बस गुजर रहे थे। देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जब माला ने सबको खुशखबरी सुना दी कि वो माँ बनने वाली है। पूरी हवेली त्यौहार की तरह माहौल हो गया और नौकर चाकरों को गिफ्ट और तोहफे बांटे जाने लगे। मैं भी बहुत खुश थी कि चलो अब घर में नया मेहमान आएगा, शायद मेरी ज़िंदगी का सोनापन भी हट जाए। माला पर बहुत कमज़ोर थी और उम्र में भी 16 साल की, बहुत ही तकलीफ़ होती थी। अब सासू माँ का आदेश था कि उसकी अच्छे से सेवा की जाए जिससे कि उसकी कमजोरी दूर हो सके। देखभाल के बाद भी माला का वजन कुछ खास बढ़ नहीं रहा था। एक दिन चिंतित होते हुए मैंने अमर से कहा कि माला को शहर में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, पर सासू माँ ने यह कहकर मना कर दिया कि हमारे सारे बच्चे घर पर हुए हैं और अमर की वही पुरानी आदत कि माँ के खिलाफ ना जाने की। एक दिन माला की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। उसकी सांस बहुत बोल रही थी। घबराकर मैंने वैद्य को बुला भेजा। वैद्य जी ने घर आकर मुझे दवाइयाँ दी और खून की कमी बताई, और जब मैंने अमर को यह सब बात बताई तो सासू माँ ने मुझे माला से दूर रहने का आदेश दे दिया, यह कहकर कि बांझ की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए माला पर, और मुझे माला से दूर कर दिया
और मैं फिर अपनी कोठरी में अकेले सारा दिन बंद रहने लगी, या फिर यूँ कहूँ कि अंदर ही अंदर डर गई थी कि कहीं सचमुच मेरी वजह से माला को कुछ ना हो जाए। फिर कुछ दिन बाद रात को नौकरों का शोर शराबा सुनकर मैं आंगन की तरफ भागी तो देखा तो माला का प्रसव का समय आ गया था। गांव की बूढ़े औरतें और दवाइयों का बुलावा गया। पूरी हवेली में हलचल का माहौल था। मैंने अमर की तरफ देखा तो अमर बहुत डरे हुए लग रहे थे। उनके पास गई और उन्हें थोड़ा सा धैर्य रखने को कहा। थोड़ी देर में बच्चे की यलकारी गूंजने लगी। हम सभी का खुशी का ठिकाना नहीं था, पर तभी काकी ने बाहर आकर बताया कि माला की कमजोरी और खून की कमी के कारण माला को नहीं बचा पाए। बेटी को जन्म देते ही माला का देहांत हो गया। हाय, पोते का मुंह भी नहीं देख पाई। अब कैसे मेरा वंश आगे चलेगा। सासू माँ का विलाप सारी हवेली में गूंज रहा था। उस छोटी दूध में बच्चे को देखकर मेरा कलेजा मुंह को आता था। ऐसा लगता था जैसे मैंने उसे कलेजे से लगा के रखा। जिसकी माँ नहीं होती वह बच्चे ज़्यादा ही समझदार होते थे। वह जरा भी परेशान नहीं करती थी, बस दूध पीते ही सो जाती थी। सासू माँ का वही राग अलाप चलता रहता कि लड़कियों से वंश नहीं चलता है, और शायद किसी को फर्क भी नहीं पड़ता था। अमर अब पहले से खुश रहने लगे थे। ऑफिस से आते ही अमर मेरे कमरे में आते और गुड़िया को खिलाते। मुझे भी अमर को देखकर अच्छा लगता था। साल बीत चुके थे माला को गए हुए और गुड़िया को आए हुए। आज माला की बरसी। हवेली में छोटी पूजा रखवाई। पंडित जी के आते ही सासू माँ ने प्रश्न किया कि क्या मैं जीते जी पोते का मुंह देख पाऊंगी, और पंडित जी ने उनके सवालों के कुछ ग्रह शांति के लिए बताए। सासू माँ चलती पंडित जी को हवेली दिखाने और सारी हवेली की शुद्धि कराने मेरी कोठरी के पास भी गए और पंडित जी को वह बांज पेड़ दिखाया। पंडित जी ने बांज पेड़ देखते ही पंडित जी का मुंह बन गया और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इस पेड़ के मनुष्य की वजह से आपके घर में बेटा नहीं है। जितनी जल्दी हो सके इसे कटवा दें। बस अब मेरे बर्दाश्त की हद हो चुकी थी। मैंने अमर की तरफ देखा। मुझे लगा वह मना करेंगे, और सासू माँ ने तुरंत नौकरों को बुला लिया कि आज ही इस पेड़ को काट डालो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, अपने सुख दुख के शादी को कैसे बचाऊं। वो कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने आगे बढ़े तो मैं फुर्ती से भागकर लिपट गई और विनती करने लगी कि पेड़ को छोड़ दो, पर वह लोग नहीं मान रहे थे। मैं रोती जा रही थी, किसी को भी तरस नहीं आ रहा था। तभी किसी ने चीख कर धक्का दिया और मेरा सिर पत्थर से टकरा गया। सिर से खून की धार निकल रही थी। ये देखकर अमर से रहा नहीं गया। उन्होंने सबको हटाया, तुरंत हॉस्पिटल ले गए। मरहम पट्टी के बाद मुझे जब कुछ होश आया, डॉक्टर साहिब सामने खड़ी थी और अमर को समझा रही थी कि सासू माँ भी वही थी, और उनके चेहरे से पता चल रहा था कि उन्हें अपने किए ऊपर अफसोस है। डॉक्टर, क्या अब हम इसे घर ले जा सकते हैं? अमन ने पूछा। हाँ, अब इन्हें ले जा सकते हैं, पर ख्याल रखिए कि अब ऐसा दोबारा ना हो, क्योंकि ऐसी हालत में ऐसे गिरना ठीक नहीं होता। ऐसी हालत? डॉक्टर, क्या हुआ इसे? अमन ने घबराते हुए डॉक्टर से पूछा। अरे, आप लोगों को नहीं पता क्या? अब ये माँ बनने वाली है, तो इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। यह सुनकर किसी को भी यकीन नहीं हुआ। सब बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे और मैं तो बिल्कुल यकीन नहीं कर पा रही थी। सासू माँ की आंखों में पछतावे के आंसू थे। मेरे सर पर हाथ रखते ही बस इतना ही कह सकी कि मुझे माफ़ कर दो। मैं मुस्कुराकर उनसे लिपट गई, अपनी माँ से जैसे लिपटी हूँ। और पूरे 9 महीने उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। मैंने उस पेड़ का आज मेरी डिलीवरी होनी थी। सासू माँ का समय से मुझे अस्पताल ले जाना, ताकि जो गलती उन्होंने माला के समय की थी वह अब ना हो। बधाई हो, आपको पोता हुआ है। नर्स ने सासू माँ को खबर सुनाई और सासू माँ ने हाथ से अंगूठी निकालकर नर्स को दी। वह खुश थी, पर इस वजह से नहीं कि पोता हुआ है, बल्कि इस बात पर कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हवेली में धूमधाम थी। सब खुश थे कि हमारा परिवार पूरा हो गया था।
बेटी और बेटे के आने से और एक खुशी कहीं और भी पनप रही थी। वह आम के पेड़ पे फल आ रहे थे। शायद हम बहुत जल्दी चिंता करने लगते हैं। फल मिलने की हर चीज़ का समय होता है। कुपोषित शरीर हो या पेड़, दोनों ही फल देते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि इस कहानी को आपको थोड़ी सी प्रेरणा ज़रूर मिली होगी। आप अपनी राय मुझे कमेंट में बताएं और आपको कैसी कहानी सुननी अच्छी लगती है वो भी मुझे ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जो न्यू आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाए।